बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम BCM 207 में आज हम लेक्चर नंबर 9 और 10 मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड HRIS। जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको मैनेज कैसे करना है और HRIS जो है वो इसमें किस तरह हेल्प आउट करता है। तो इंटीग्रेटिंग HRIS सिस्टम्स जो से होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज को इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट क्या होगी, प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो किस तरह बनाई जाएगी और कौन कौन से लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करेंगे। HR नॉलेज है, ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज से मीनिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स कौन कौन सी हैं और क्या हर टाइम ऑल द टाइम एक ही जो है वो हमारी टीम रहेगी या उसमें से कुछ लोग जो है वो स्विच करके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ भी मूव करेंगे। फाउंडेशन बिजनेस नॉलेज आ जाता है। फाउंडेशन बिजनेस नॉलेज में इंक्लूड होता है जो बिज़नेस के रूल्स होते हैं या उसके बिज़नेस के बेसिक प्रोसेसेस होते हैं उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि पता चले कि प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी वो बिज़नेस के रूल्स को वायलेट ना करें बल्कि बिज़नेस के रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट की जाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना कि वो किस तरह रन हो रही है। नेक्स्ट है मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स के कंट्रोल फैक्टर्स आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये इंपॉर्टेंट है और कंट्रोल फैक्टर में फर्स्ट वन आ जाता है टाइम। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले टाइम को चेक किया जाता है, उसकी स्केड्यूलिंग बनाई जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एसोसिएट डिग्री एक प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट हो तो वो प्रोजेक्ट जो है वो विद इन 2 years कंप्लीट होना चाहिए और हर जो सेमेस्टर है वो 6 month का होना चाहिए और उसकी आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड द थर्ड एंड सो ऑन। तो शेड्यूलिंग इसकी बनाई जाती है। गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट जो से उसको यूज़ किया जाता है। ये टूल्स हैं, 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें टाइम शेड्यूलिंग में हेल्प आउट करते हैं। फिर मनी है, बजट प्रोजेक्शंस में अंदाज़ा लगाना या एस्टिमेट लगाना कि कितनी रुपीज़ कितना फंड हमें रिक्वायर्ड होगा इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। क्वालिटी है, गुड इनफ इज़ गुड, यानी जितनी बेहतर हमारे प्रोजेक्ट की आउटपुट बेहतर आती जाएगी उसको भी साथ साथ चेक करते जाना। तो मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स में कंट्रोल फैक्टर के अंदर क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाता है उसकी आउटपुट जो सी है वो 50% आती है तो इट मीन्स कि ये रिलायबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद यहाँ पे इदारा नहीं बल्कि मुनज़्ज़म है, तरतीब से है। तो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम, आप प्रोजेक्ट टीम में जो मेंबर्स आपने लिए हुए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ लिए हुए हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर हैं, या हर एक अपना जो टास्क है उसको मैनेज करके रखना और बताना कि किस पर्सन ने कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करके उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देनी है। एंड इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इस वजह से है इन्फॉर्मेशन कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता जाएगा यानी आगे आगे प्रोसीड करता जाएगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हर एक को, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को भी, मैनेजमेंट को भी और मैनेजर को भी, उस प्रोजेक्ट के मैनेजर को, ताकि पता चल सके कि कितना हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हुआ है और कितने उसमें रिस्क फैक्टर्स आ चुके हुए हैं और डिसीजन मेकिंग फिर उसके अकॉर्डिंग उनसे अपने डिसीजन को चेंज करना। नेक्स्ट वन है पीपल एंड द प्रोजेक्ट, यानी कौन से लोग हैं जो प्रोजेक्ट से रेलिवेंट होते हैं। उनमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, स्टेक होल्डर्स उसको कहा जाता है, जो किसी न किसी तरह से प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो क्लाइंट है यानी उसने प्रोजेक्ट का आइडिया दिया है, या वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, या फिर वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसे यूज़ करेंगे। तो इनमें वेरी फर्स्ट आ जाता है द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, तो मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट जिसने प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना होता है, फंडिंग देनी होती है, आइडिया बताना होता है, वो मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट होता है, यानी हायर अथॉरिटीज़ में से कोई ना कोई पर्सन होता है जो प्रोजेक्ट का आइडिया देगा। लीडरशिप रोल इन गेटिंग, और उसके पास इतनी रोल होना चाहिए लीडरशिप का, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होनी चाहिए कि वो ले सके प्रोजेक्ट की अप्रूवल को, हायर अथॉरिटी से उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करें, उसके आइडिया को एक्सेप्टेड करें और फंडेड और उससे रेलिवेंट कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे उसके ऊपर भी वो उसे डिस्कस कर सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आ जाती है। अब ये उस इदारे की मैनेजमेंट है जो कि आइडेंटिफाई करता है नीड फॉर द प्रोजेक्ट कि क्या वाकई ही हमें प्रोजेक्ट चाहिए और जो कर रहा है क्या उसे भी वाकई वो वाला प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जिस तरह एसोसिएट डिग्री है इसकी बात कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो से ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई करेगी कि ADP की ज़रूरत है या नहीं है और फिर उसके बाद उसका बजट अप्रूव करेगी, अच्छे से रिस्क को चेक करेगी
सक्सेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, और रिस्क मीन के कितने इसके रिस्क फैक्टर हैं इसके सक्सेसफुल होने के, या फिर कितने रिस्क फैक्टर हैं इसके फेलियर के। फिर नेक्स्ट वन पर्सन आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर है, और प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअल वो पर्सन होता है जिसने टीम को मैनेज करके रखना होता है, उनकी कम्युनिकेशंस को चेक करना होता है, प्रोसेसेस कितने टीम मेंबर्स ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं उसको चेक करना होता है, मीन ओवरऑल प्रोजेक्ट की सक्सेस या उसका फेलियर और अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर पे कर रहा होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूल्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल मीन जो टीम मेंबर्स उसने सेलेक्ट किए हुए हैं उन टीम मेंबर्स का आपस में जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना ताकि वो लोग मिलजुल के काम कर सकें। इंफॉर्मेशनल है, जो टीम मेंबर्स अपने अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कितना आगे जो है प्रोसीड हो चुका है, कितना प्रोसीड नहीं हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी पूरी टीम मेंबर्स को देना, ऑर्गेनाइजेशनल की मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, एंड डिसीजनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है मैनेजर जो है वो डिसीजंस भी ले जैसे जैसे आउटपुट आती जाती है या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है। नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट टीम आ जाती है, तो इसने कैरीज आउट करना होता है एक्टिविटीज फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी एक्चुअल टास्क जो है वो परफॉर्म किसने करना होता है, आपकी प्रोजेक्ट टीम ने, और उसको सुपरवाइज किसने करना होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने। फिर किक ऑफ मीटिंग आ जाती है। किक ऑफ मीटिंग उसको कहा जाता है जो वेरी फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट की जाती है आफ्टर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें क्लाइंट का होना लाजमी नहीं होता, और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किस किस टास्क को परफॉर्म करेगा, व्हेन कब करेगा, व्हाट क्या करेगा, एंड हाउ किस तरह उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। यानी अगर सेमेस्टर 1 है तो सेमेस्टर 1 के जो से हमारे पास कोर्सेज आ जाते हैं, ये व्हाट है कि कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, व्हेन किस किस दिन कौन सा जो कोर्स है उसको पढ़ाया जाएगा, हु कौन है उसको पढ़ाने वाला है, एंड हाउ से किस तरह पढ़ाया जाएगा, और फिर वो किस लिमिट तक पढ़ाया जाएगा। रिव्यू और स्कोप में यही है कि जो टॉपिक्स हैं उनको विद इन बिफोर द मिड कितने टॉपिक्स जो है वो क्लियर डिलीवर करने हैं, और अगर वो डिलीवर कर दिए हुए हैं तो वो किस लिमिट तक करने हैं। क्या इतना एक्सपेंड तो नहीं कर दिया गया कि वो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट का था स्कोप और हमने जो है वो अपने एसोसिएट डिग्री को दे दिया। टेक्निकली रिव्यू चेक किया जाएगा कि ये किस तरह सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करेंगी। तो ये किक ऑफ मीटिंग में होता है एस्टैब्लिश हाउ द टीम विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इश्यूज एंड डिसीजंस, यानी ये भी चेक करना या ये भी बनाना, ये बेसिकली मैनेजर का काम होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं अगर कोई मसाइल आ गए हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर या अभी जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं या कोई भी और फैक्टर आ जाता है, उसके बारे में टीम को कैसे इन्फॉर्म करना है और डिसीजंस जो हैं फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाने हैं। तो ये फेस टू फेस मीटिंग भी की जा सकती है। फेस टू फेस जो है टीम मेंबर्स को बताया जा सकता है कि ये इश्यूज आ रहे हैं, इनको इस तरह रिजॉल्व करना है और अब डिसीजन ये वाला फर्दर लिया गया है। ईमेल के थ्रू भी जो टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जा सकता है, या वर्चुअल टीम्स वो होती हैं जो रिमोटली टीम्स होती हैं जो डिस्टेंस पे किसी और सिटी पे काम किसी और सिटी में रह रही हैं, या टीम मेंबर किसी और सिटी से बिलोंग कर रहा है, किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो उस तक भी जो है बाय यूजिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस इसमें आ जाती हैं, यानी माइट बी पॉसिबल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनली आपको ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हेल्प आउट लेनी पड़े, हेल्प नहीं तो उनको इन्फॉर्म करना पड़े। तो वन वॉइस मीन एक ही आइडिया होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स की जो लैंग्वेज है, कस्टमर्स आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, तो उसकी लैंग्वेज को जो है उससे भी कंसिडर करना। नाउ लीडरशिप है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपने इसको करना है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यानी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो मौसर तरीके से आपकी टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, उनके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट का जो से सक्सेसफुल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्सपर्टीज उसमें होनी चाहिए मैनेजर के अंदर। अगर कोई सडनली कोई इशू अराइज हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर उसको सॉल्व करने की भी उसके पास सलाहियत होनी चाहिए। लीडरशिप एक्सपर्टीज होनी चाहिए, यानी हर एक को वो इक्वली जो सा है टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट करे, उसे इनकरेज करे। और लीडरशिप मीन के खुद सबसे पहले उस टास्क को परफॉर्म करे, लीड करे, परफॉर्मिंग दे, और फिर उसके बाद अपनी टीम को उसके अकॉर्डिंग लेके चले। कॉन्टेक्स्ट नॉलेज आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट नॉलेज में आ जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको चेक करना, और फिर प्रोजेक्ट अगर उस तरह के पहले हो चुके हुए हैं उसको उससे रेलिवेंट करना। जिस तरह BS के पहले 4 सेमेस्टर्स हो और आपके पहले 4 सेमेस्टर जो उनसे वो सेम है, तो ये कॉन्टेक्स्ट नॉलेज है, इसको चेक किया जाएगा। एनालिटिकल स्किल्स इसमें होनी चाहिए। क्या अगर आपके प्रोजेक्ट की आउटपुट आ रही है तो उसका एनालिटिकली जो है वो जायज़ा
ले, तज्जिया करे कि कितना ये पॉजिटिवली, कितना अच्छा जो उनसे इसका इम्पैक्ट आ रहा है और कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पीपल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। पीपल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट सेम है। पीपल स्किल्स मीन लोगों को इकट्ठा करके उनको अपनी बात बताना, उनको अपनी बात के बारे में गाइडेंस देना, और कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है कि कितनी अच्छी तरीके से अपनी उस बात को डिलीवर करना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं कि उसके पास मुंतज़मीन की सलाहियत भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई टीम मेंबर जो उनसे वो नेगेटिव वर्किंग कर रहा है या नेगेटिव जो उनसे वो इफेक्ट कर रहा है तो उसको फिर किस तरह पॉजिटिव वे में लेके जाना या उस टीम मेंबर को एक पॉजिटिव तरीके से अपनी टीम में से बाहर निकालना। तो हमने इसमें से एटलीस्ट जो उनसे वो 5 करनी है इसकी इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स की लीडरशिप के अकॉर्डिंग उसकी सलाहियत क्या होनी चाहिए। Now PM phases in an HRIS implementation, long question answer में ये important है। PM stands for the project management है, तो project management के phases जो उनसे वो HRIS में किस तरह implementation होते हैं। तो इसमें initiation है, initiation कहा जाता है शुरू में, यानी जैसे project आया तो उसको start कैसे किया जाएगा। feasibility study इसमें आ जाती है। feasibility study ये चेक किया जाता है कि जो project बन रहा है वो budget के according, time के according और जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो फिजिबल स्टडी में ये चेक किया जाता है। स्टैब्लिश चार्टर्स बना लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए जाते हैं और हर ऑब्जेक्टिव्स की एक टाइम लिमिट जो उनसे डिसाइड करवाई जाती है चार्टर के अंदर। सेटअप द प्रोजेक्ट ऑफिस बनाना जहाँ पर टीम मेंबर्स बैठ के काम करें और फिर रिव्यू करना इस फेज को, यानी इनिशिएशंस को और फर्दर फेजेस को भी चेक करना कि क्या ये प्रॉपरली हर एक आउटपुट को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब इनिशिएशन ले ली जाती है यानी का आइडिया आ जाता है तो उसके बाद प्लानिंग की जाती है। तो रिसोर्स प्लान्स इसमें इंक्लूड होते हैं। रिसोर्सेज वसाइल को कहते हैं। तो जब आपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसमें रिसोर्स प्लान में पीपल आते हैं, मीन्स योर टीम मेंबर्स, योर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स, हायर मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। फाइनेंशियल्स एंड द टीम, फाइनेंस मीन कितना बजट आपका लगेगा और टाइम लिमिट कितनी आएगी। इसी के अंदर प्लानिंग में हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी क्वालिटी हमें चाहिए। अगर रिस्क कोई आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई वैसे ही एक टीम मेंबर जो है रॉन्ग अपने एटीट्यूड देता है या रॉन्ग वे में अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, तो इन रिस्क फैक्टर्स को किस तरह मिनिमाइज किया जाएगा या इनको कैसे टैकल किया जाएगा। कम्युनिकेशन कैसे की जाएगी हायर अथॉरिटी के साथ, टीम मेंबर्स के साथ और वो क्लाइंट जिसने ये प्रोजेक्ट दिया है। प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल्स आ जाते हैं, यानी उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। कॉन्टैक्ट सप्लायर से किस तरह कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कंटीजेंसीज प्लान यानी 1 by 1 प्लान्स किस तरह बनाए जाएंगे। एंड परफॉर्म रिव्यू ऑफ द प्लानिंग फेज, और फिर प्लानिंग फेज को रिव्यू भी किया जाएगा कि बाद में इसे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। रिमेंबर हर फेज का जो वो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें बताता है कि किस तरह हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका ट्रैक कितना सक्सेसफुल जा रहा है या कितना उसका फेलियर में जा रहा है। एग्जीक्यूटिंग जब प्लानिंग हो जाती है तो फिर डूइंग द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने टाइम, फाइनेंस, बजट, पीपल हर चीज़ पहले डिसाइड कर ली हुई है। तो बिल्ड द डिलीवरेबल्स, अब जो हमने आउटपुट देनी है लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स हैं, अटेंडेंस है, हर चीज़ को मैनेज कर लिया है तो बिल्ड द डिलीवरेबल्स अब किए जाएंगे। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल, इसी फेज में एग्जीक्यूटिंग में मॉनिटर निगरानी भी की जाएगी, कंट्रोलिंग भी की जाएगी, टाइम की, कॉस्ट की, क्वालिटी की, रिस्क, रिसोर्सेज की, एक्सेप्टेंस कितनी वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आउटपुट आई है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, कम्युनिकेशंस की एंड रिव्यू द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने मॉनिटर किन किन चीज़ों को करना है। तो ये ऑलमोस्ट वही है जो आपने प्लानिंग फेज में की हुई है, यानी टाइम को भी, कॉस्ट को भी, क्वालिटी को चेक करना, रिस्क आ जाता है उसको किस तरह कंट्रोल करना, रिसोर्सेज जो उनसे हैं, कोई टीम मेंबर चला जाता है, कोई टीम मेंबर इंक्लूड हो रहा है, मैनेजर जो उनसे प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों को मैनेज करना। फिर कंट्रोलिंग फेज आ जाता है। सेट द बेसलाइंस में बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको बना लेना और मैयर द प्रोग्रेस, फिर प्रोग्रेस का मैयर करना और परफॉर्मेंस जो टीम मेंबर्स ने दी हुई है उसको भी मैयर करना और कंपेयर करना कि प्लान क्या था, यानी प्लानिंग फेज में हमने क्या क्या चीज़ें डिसाइड की हुई थी, कितना टाइम लिमिट था और एक्चुअली उसके ऊपर कितनी कॉस्ट, कितनी टाइम लिमिट, कितने रिसोर्सेज जो उनसे हैं वो यूज़ हो चुके हुए हैं और फिर टेक द एक्शन। अगर प्लान और एक्चुअल जो डिलीवरेबल्स आए हैं ये सेम हो तो फिर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर जो उनसे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बन रही
यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो फिर एक्शन उसके ऊपर लेना। क्लोजर इवैल्यूएशंस हैं, जब कंट्रोलिंग कर ली जाती है तो फिर अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटेड हो जाता है, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की थी, इवैल्यूएट किया जाता है, जायज़ा लिया जाता है एंड लेसन्स लर्नड। और फिर अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान जोन सी एरर्स, जोन सी मिस्टेक्स हुई हैं, जोन सी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, उन सब से लर्निंग लेना, एक्सपीरियंस अपने आप का गेन करना। तो ये हमारे पास 5 जो हैं वो पेजेस आ जाते हैं पीएम के, जो कि किस में आते हैं, HRIS इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट वन HRIS इम्प्लीमेंटेशन में कौन से लोग हैं जो इसे यूज़ कर रहे होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस इसका क्या आ जाता है। जब HRIS को हम प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में आ जाता है मॉनिटर द एब्सेंसेस, यानी आपने अपने टीम मेंबर्स के एब्सेंसेस को चेक करना है, सैलरी स्ट्रक्चर्स उनका क्या रखा गया, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट, उनकी हायरिंग क्या होगी, मीडिया रिस्पांस क्या होगा अगर जो उनसे एडवर्टाइज किया जाता है एक प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट्स को, करंट इन्फॉर्मेशन, उनकी मौजूदा इन्फॉर्मेशन क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स उनको कितने दिए जाएंगे, और ग्लोबली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के एक इंटरनल अपने रूल्स होते हैं और एक ग्लोबल रूल्स होते हैं जिसको उससे फॉलो करना होता है। एनालिटिकल प्रोसेसेस के अंदर HRIS किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है, बजट कंट्रोल करवाया जाता है, क्योंकि एनालिटिकल का मतलब होता है जायज़ा लेना। तो जब हम तनकीदी जायज़ा ले रहे होते हैं तो फिर हम बजट को कंट्रोल करते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग एंड स्क्रीनिंग करते हैं। एप्लीकेंट से मीनिंग क्या है कि अगर वो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं तो उनको ट्रैक करना। और ये एप्लीकेंट्स लाजमी नहीं है कि न्यू आप कोई एम्प्लॉय हायर करें, ये आपका पहले से मौजूदा एम्प्लॉयर भी हो सकता है। स्किल्स मैचिंग करना, उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट अप्रेजल्स एंड द फीडबैक लेना, और मैन पावर प्लानिंग आ जाती है, सक्सेशन प्लानिंग, स्किल मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, नीड्स एनालिसिस एंड द ग्लोबल एनालिसिस। मैन पावर प्लानिंग में इनके चेक करना कि कितने लोगों की ज़रूरत थी और कितने लोग जो उनसे है वो आए हैं और क्या उनके पास वो वाली स्किल्स पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। और सक्सेशन प्लानिंग मीन मुसलसल प्लानिंग करते रहना, ये नहीं है कि आपने प्लानिंग को रोक देना है। तो HRIS की इम्प्लीमेंटेशन 2 चीज़ों में आ सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस को छोड़ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका यूजेस क्या आता है, सैलरी स्ट्रक्चर और मॉनिटर एब्सेंसेस को, और एनालिटिकल प्रोसेसेस में बजट कंट्रोल करना, एप्लीकेंट्स की ट्रैकिंग करना, मैन पावर को चेक करना, ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर यदि एप्लीकेशंस ऑफ HRIS का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है। एटलीस्ट आपने 3 जोन से हैं इसकी एप्लीकेशंस करनी है। तो फर्स्ट वन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाता है। स्ट्रेटेजिक कहते हैं हिकमत अमली को, और मैनेजमेंट जो इंतजाम कर रही होती है या मैनेज कर रही होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये है कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट के अंदर या किसी भी जगह पे बिजनेस के ट्रेंड्स हैं, तो वो इंटरनली आपकी इन्वायरमेंट पे किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और एक्सटर्नली यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वो वाले ट्रेंड्स किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करना। ट्रैक्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, और क्वालिटी को जो है उसे चेक करना, क्वालिटी को मेंटेन रखना, और प्रोडक्टिविटी मीन कि कितनी प्रोडक्शन, अगर 100% प्रोडक्शन हो रही है तो वो बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना। फिर वर्कफोर्स प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है कि वर्कफोर्स मीन अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ कम है या वो ज़्यादा हैं लेकिन आपको आउटपुट या जो सी वो उनकी वर्किंग की एबिलिटी है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे, यानी एबिलिटी उनमें है लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो HRIS जो उनसे इसकी एप्लीकेशन में हमें हेल्प करता है। ट्रैक्स द प्रमोशन, फिर उस फॉर्म में क्या करें, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रमोशंस करें, उनकी ट्रांसफर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ़र करें, हायरिंग नए अगर लोगों को लेना है तो वो लें, और टर्मिनेशन रेट्स कितना है, यानी कितने लोग हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं या जिन्हें आपने जॉब से निकाल दिया हुआ है, इसको चेक करने में हेल्प करता है। मेंटेन एंड प्रिंट्स EEOC डाटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्म, और इसके लिए क्या किया जाता है कि इक्वली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन ये एक इदारा होता है, वहाँ से डाटा लेना और उसको प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखना ताकि उसे फॉलो करवाया जा सके अपनी वर्कफोर्स की प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्रिंट्स एप्लीकेंट्स फ्लो, और ये भी चेक करना है कि कितने एप्लीकेंट्स हर एक जॉब के लिए जो उनसे वो अप्लाई कर रहे हैं, और उनके यूटिलाइजेशन इन्हीं रिपोर्ट्स को करना फॉर द अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स के लिए, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स जो लाजमी परफॉर्म किए जाएंगे।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये बड़ी हेल्प आउट करती है, यानी आपके इदारे के अंदर ही जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनकी आउटलाइंस कैरियर पाथ को डेवलपमेंट करने में हेल्प आउट करता है कि ये नहीं है एक पर्सन मैनेजर है और वो मैनेजर की ही सीट पर आए और हमेशा मैनेजर ही रहेगा, बल्कि क्या है उसके लिए कैरियर पाथ जो उनसे वो डेवलप करना, ट्रैक्स करना, उसकी एजुकेशन को चेक करना, उसकी स्किल्स कौन कौन सी हैं उन्हें चेक करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना, और फिर उसमें एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्स करना और एवेलुएट करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। जब ये सारी चारों चीज़ें कर ली जाती हैं तो इट मीन्स कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को यानी अपने वर्कर्स की जो सी है एबिलिटी उसको बढ़ा रहे हैं और वो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिट होगी। फिर टोटल रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। ये भी फाइंड आउट करने के लिए HRIS को यूज़ किया जाता है कि सैलरीज का सर्वे करवाया जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होगी, ट्यूशन रीइंबर्समेंट क्या रखी जाएगी, कोबरा हीपा इंफॉर्मेशन है, ये कोबरा हीपा ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको अपने ऐसे ही करना है, और फैसिलिटेट्स बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सैलरी एनालिसिस अक्रॉस द जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब की जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं वहाँ पे सैलरीज का जो है वो एनालिसिस करना और ये भी चेक करना है कि कितनी जो सी है बेनिफिट्स दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस है। एम्प्लॉय और लेबर मीन वो पर्सन्स होते हैं जो आपकी ग्राउंड लेवल पे जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं या बनाते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ के डिसिप्लिन्स को रिकॉर्ड करके रखना, स्टोर करना कि वो कितना, उनका कंडक्ट कितना अच्छा है, बिहेवियर उनका कितना अच्छा है। अगर उनकी यूनियंस बनी हुई हैं, यूनियंस का लीडर है तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना और लेबर के डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द ऑर्गेनाइजेशन हायर अथॉरिटीज़ और मेंटेन करना एटीट्यूड सर्वे रिजल्ट्स, और फिर उन्हीं एम्प्लॉयज़ के जो उनका बिहेवियर है उनका सर्वे लेकर उनके रिजल्ट्स को स्टोर करना ताकि लेबर के साथ जो उनसे रिलेशनशिप है हायर अथॉरिटीज़ का वो पॉजिटिव बन सके। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो उनसे HRIS किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, आइडेंटिफाई करना है एक्सीडेंट्स एंड इलनेस ट्रेंड्स कितने हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कितने लोग हैं कि जो डेली का जो कहते हैं जी आज मैं इस वजह से ऑफ कर रहा हूँ या आज मेरे ये वाले इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को ट्रैक करना, चेक करना और अगर वो सॉल्व हो सकें तो फिर उनका सोल्यूशन भी करना by talking with your employees और tracks safety records, insurance works, compliance claims आ जाते हैं। workers companies claim है ये बेसिकली कि अगर workers जो उनसे हैं वो illness या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है या कुछ भी होता है तो उन workers के लिए इंश्योरेंस जो उनसे है उसको बना के रखना और फिर वो workers किस तरह उसका क्लेम करेंगे उससे भी रेलिवेंट ये रिस्क मैनेजमेंट में HRIS यूज़ होगा। मॉनिटर्स द हाई रिस्क कंडीशंस एंड द एक्सीडेंट्स और निगरानी करते रहना कि कब जो है वो रिस्क की कंडीशन हायर हो रही हैं, ये उस वक्त तो नहीं हो रही जब हमारा कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्शन है या कोई सर्विसेज हैं जो हमने देनी है और वहाँ पे रिस्क जो है वो हायर आते जा रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा। ये एप्लीकेशंस आप HRIS आपके पास 6 हैं, आपने इसमें से एटलीस्ट 3 करनी है शॉर्ट यूज़ के लिए। फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा आ जाता है, जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का ले रही है उसमें वो क्या क्या लेगी कानूनी पहलू के तौर पे। लीगल कहते हैं कानूनी को और एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलू को। तो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिया जाएगा कि कौन सी एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसे गैदर किया जाएगा, लाइक उसका एड्रेस है, फादर नेम है, CNIC है, हाउ शुड इट बी यूज्ड और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, हाउ शुड हैव एक्सेस टू डाटा और कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस डाटा तक एक्सेस लेगा, एंड हाउ शुड डाटा बी सेफ गार्ड और फिर उसके डाटा को कौन सिक्योर करेगा। प्राइवेसी आ जाती है, डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब एंड नीड टू नो बेसिस है, यानी आपने अपने उस वर्कर का डाटा हर एक पर्सन को नहीं देना ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसको दिया जाएगा जो उसकी जॉब से रेलिवेंट है या फिर उस पर्सन को दिया जाएगा जो हायर अथॉरिटी से रेलिवेंट है और जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो तभी उसकी प्राइवेट डाटा जो उनसे एम्प्लॉय को उसे प्रोवाइड किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो उनसे है ये लाजमी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उनसे हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि जो इंश्योरेंसेस हैं, जो सैलरी के बेनिफिट्स हैं वो उस पर्सन को प्रोवाइड किए जाए। फिर डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको आपने करना है। और व्हाट्स कॉजिंग द प्रॉब्लम, अगर डाटा सिक्योर नहीं होता उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ मसाइल आ जाते हैं, तो वो मसाइल फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट लीगल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। इनकंसिस्टेंट कहते हैं एक जैसे ना होना, लीगल स्टैंडर्ड्स मीन कानूनी मायार, तो इट मीन्स कि आपने किसी वर्कर को ज़्यादा बेनिफिट दे देने हैं और किसी को कम बेनिफिट दे देने हैं अगर आपने उनका डाटा जिनसे वो सिक्योर नहीं किया हुआ और प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया हुआ। मोर टेलीकम्युनिकेटर
कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिस्टेंस वर्कर्स, और जो उनसे आपके पास डिस्टेंस वर्कर्स आ जाते हैं यानी रिमोटली जो वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आपने टेलीकम्युनिकेशंस करनी है बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो उस वक्त भी आपका डाटा जो है वो सिक्योर अगर नहीं होता तो ये भी एक इशू क्रिएट करेगा। मोर यूज ऑफ द वेंडर्स एंड द आउटसोर्सिंग, अगर जो उनसे हैं आपने अपने डाटा को सिक्योरली मेंटेन नहीं किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे आउटसाइडर्स से आएंगे और आपके डाटा को चेक भी करते रहेंगे। इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड आईटी सिस्टम्स जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है तो डाटा की सिक्योरिटी जो है वो एक इशू क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से डिमांड पर ईज ऑफ यूज़ फॉर ईमेल डाउनलोड्स ETC, और डाटा सिक्योरिटी अगर मेंटेन ना की जाए तो उसकी वजह से ईमेल्स का जो सा क्वांटिटी है या नंबर ऑफ ईमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट वन US लॉज एंड एम्प्लॉय प्राइवेसी है। ये बस आपने इसके नाम ही करने हैं कि कौन से ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो एम्प्लॉय के लिए, वर्कर्स के लिए हेल्प आउट होते हैं, तो आपने कम से कम 3 के नाम जो उनसे वो कर लेने हैं। अदर इश्यूज इन द ग्लोबलाइजेशन, अगर HRIS जो उनसे है वो आपकी इंटरनेशनल लेवल की है, मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जो उनसे हैं वो फॉरेनर भी हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग फॉरेन कंट्री में जाके काम करते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। बैरियर्स कहते हैं रुकावट को, जिस तरह रॉयल इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश होती है। और बेल्जियम में जो उनसे ब्रसल्स के अंदर लोग एम्प्लॉय या जॉब करते हैं वो सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं जो फ्रेंच होते हैं या डच होते हैं। तो ये जो उनसे ये बैरियर्स नहीं होने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, लेकिन ये इश्यूज ग्लोबलाइजेशन लेवल पे है यानी इंटरनेशनल लेवल पे जब जॉब दी जाती है तो उस वक्त है। फिर प्रोसेस डिफर स्लाइटली है, हर कंट्री का जो उनसे हायरिंग का या बेनिफिट्स देने का या इंश्योरेंसेस देने का हर कंट्री के डिफरेंट उनके पास उनके प्रोसेसेस हैं, अमल है, स्लाइटली कहते हैं, थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जैसा US एड्रेस यानी ये मैनेज करता है, कंसिडर करता है कि इस चीज़ को बेनिफिट्स चेंजेस को कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द इन्फ्लेशन बेनिफिट्स जो से भी हैं वो भी चेंज होने चाहिए, जबकि यूरोप में इससे रेलिवेंट कोई कंसर्न नहीं होता। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिपोर्टिंग आ जाती है। रिक्वायरमेंट्स हर गवर्नमेंट की अलहदा होती हैं और वो वेरी करती हैं अमंग कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ हैं, यानी हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग रूल्स बनाती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए। तो ये भी एक जो है वो ग्लोबलाइजेशन इश्यूज़ में आता है कि आप अगर पाकिस्तान में पहले जॉब कर रहे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स अलग हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स अलग हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो 2 रूल्स को फॉलो करती है, एक इंटरनली उसके अपने रूल्स होते हैं, उसने बिजनेस को किस तरह रन करना है, और एक गवर्नमेंट होती है जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, तो उसके रूल्स कौन से होते हैं गवर्नमेंट के वो लाजमी फॉलो करने हैं। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट आ जाती है हर कंट्री के अंदर, वर्क सेम होता है, काम सेम होता है, लेकिन उनके लिए टर्म्स डिफरेंट यूज़ की जाती है। कल्चर जो उनसे वो चेंज हो जाता है। एक इंडिविजुअल पर्सन अपने ही कंट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसका कल्चर, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जबकि कलेक्टिवली जो हर मुख्तलिफ कंट्री से लोग आके 2-3 मिलके काम कर रहे हैं, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से है, कोई जर्मनी से है, तो उनका कल्चर डिफरेंट होगा। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में करने हैं, अदर इश्यूज इन द ग्लोबलाइजेशन। फिर है जी चेंज मैनेजमेंट एंड HR इंटीग्रेटिंग। HRIS है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि इदारा है, इदारे के अंदर कभी सीनियर मैनेजर जॉब छोड़ के भी जा सकता है, आपका हेड जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन का वो भी चेंज हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद कोई नया हेड आ जाता है या कोई भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, तो उसमें फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स जो सा इंटीग्रेशन सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। तो रिकग्नाइज करना है इंडिविजुअल्स में रिएक्ट नेगेटिवली टू द चेंज। HRIS पहले ही बता देता है कि अगर चेंजेस आ रहे हैं तो कौन से इंडिविजुअल्स हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो इस चेंज से रेलिवेंट नेगेटिवली जो उनसे है वो अपना आइडिया बताएंगे या नेगेटिवली रिएक्शन करेंगे। अब एम्प्लॉयज़ का कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो हमने एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट किया हुआ है उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर जॉब, टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये किन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और किन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंटिसिपेट रेजिस्टेंस एंड फाइंड वेज टू डील विद इट, और ये भी पहले से ही चेक कर लेना कि कौन कौन से मुजाहमत करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुखालिफ होंगे, तो पहले चेक कर लेना और उनको उनके साथ आपने कैसे डील करना है उन तरीकों को भी पहले ही फाइंड आउट कर लेना HRIS के थ्रू। नाउ शो कमिटमेंट एंड रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज, और ये भी अगर चेंजेस आती हैं तो फिर एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स जो उनसे होंगे उनको किस तरह
पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना ताकि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें और ये समझें कि ये हमारे लिए ही बेनिफिट है। इन्वॉल्व पीपल इन द प्रोसेस, तो इसके लिए चेंजेस जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप हर डिपार्टमेंट में से एक एक पर्सन को जो है वो इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस के अंदर जिसमें आप चेंजेस ला रहे हैं। इंश्योर टॉप मैनेजमेंट को यकीनी बनाएं कि वो आपके बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जूनियर्स एम्प्लॉयज़ हैं या उनके सबऑर्डिनेट हैं, वो विजिबल एंड सपोर्टिव हों, यानी उनसे फेस टू फेस बात करें, उन्हें फेस टू फेस बताएं कि ये चेंजेस जो से थी वो नेसेसरी थी, ज़रूरी थी, इस वजह से ये इम्प्लीमेंट की गई हैं। रिमाइंड मैनेजमेंट एंड अदर्स दैट द चेंज इज़ अ प्रोसेस एंड सक्सेसफुल चेंज टेक टाइम्स, और ये भी फिर जो है मैनेजमेंट को भी रिमाइंड करवाना, हर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सेटिस्फाई करना कि चेंज का प्रोसेस लाजमी होता है और ये सक्सेसफुल इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। री इम्पोज चेंज विद इंसेंटिव्स, और री इम्पोज मीन के उस चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना, इंसेंटिव्स मीन मुहलका दे के, बेनिफिट्स दे के, एम्प्लॉयज़ को इंकरेजमेंट करके ताकि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, और कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट, और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन लाजमी होनी चाहिए और करवानी चाहिए ताकि इन चेंजेस को वो एक्सेप्ट करें। तो ये भी शॉर्ट की उसके लिए है, तो आपने इसमें से भी एटलीस्ट जो से हैं वो 5 करने हैं।